हेलो साथियों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे हाथ में है एक प्री बोर्ड, किसी कॉलेज में प्री बोर्ड हुआ है, उसका एक पेपर है और उसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। हम लोग आज उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे और हो सकता है कि यहीं से डायरेक्ट उठकर आपके एग्जाम से बहुत सारे प्रश्न बने। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कॉपी लेना है और एक पेन, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। स्क्रीन पर पहले आपके प्रश्न आएंगे, आप लोग उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को पढ़ करके आप लोग हल करेंगे। जो भी हल होगा कमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की तरफ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 35, 45, 25 और 40। कैसे आप लोग हल करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न के हल के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। यूक्लिड, अब बहुत लोग सोचेंगे कि यूक्लिड ए बराबर जो बी बराबर जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, लोग कॉपी पेन पे लेकर के शुरू कर देंगे बी क्यू प्लस आर वाला थ्योरम। लेकिन इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, बोर्ड में थोड़े ना दिखाना है कि हमें बी क्यू प्लस आर समथिंग समथिंग जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, हमें तो बस बहुविकल्पी प्रश्न को हल करके आगे बढ़ जाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि 135 और 100 जो भी है 225, इसको लेते हैं। 135 का हम लोग पहले करेंगे क्या, गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब छोटी संख्या यहाँ 5 है, तो 5 3 से हो सकता है कट जाए, काट के हम लोग देख लेते हैं। 3 का अगर काटेंगे 3 से इसे, तो 3 चौका 12, एक बचा और फिर 3 बचे 15, यानी कि ये क्या हुआ कि 45 आ गया। फिर से इसको हम 3 से काटने का कोशिश करते हैं। 3 से जब हम काटेंगे इसे, तो यहाँ पे 15 आ गया। फिर यहाँ पे फिर से कोशिश करते हैं, इसे काटते हुए हम लोग चले जाएंगे। 3 से काटा तो 5 मिला, फिर अब बचा 5, तो 5 से हम काटते हैं, 5 काट दिए इतना। तो यहाँ पे कितना आया आपका, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आया, और ये किसके बराबर है, 135 के बराबर है। लेकिन हमें फिर इसी प्रकार से 225 का भी करना है। 225 का कर लेते हैं। 225 का देखिए, 2 2 5, पहले हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो 5 चौका 20 और फिर 5 बचे 25, फिर 3 से काटते हैं, काहे कि दिख रहा है अभी 45 से हम लोगों ने काटा था। 3 से काट दिए तो यहाँ 15, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 5, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 1। यानी कि 135 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और 225 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5, और यहाँ 2 2 3 2 5, यानी 5 गुणा कितने हैं, 5 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, इसका काम नहीं है। अब 125 235 का हम इसे मिटा लेते हैं। अगर आप लोग देखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ में देखिए 5 यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार, लेकिन ऊपर कितना है, 1 बार ही। हम वही लेंगे जितना बार दोनों में आया हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे वाले में 2 बार 5 आया है, लेकिन ऊपर वाले में 1 बार ही है। तो हम 1 बार ही लेंगे, क्योंकि जितना दोनों में होगा उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 ले लिए, और इसी के बाद देखिए 3, देखिए 3 ठो ऊपर 3 है, 1 2 3, नीचे 2 ठो है। तो हमें पूरा नहीं लेना है, जो दोनों में हो, 2 ठो नीचे वाले में है, 3 ठो ऊपर वाले में, यानी कि दोनों में 2 तो जरूर होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 गुणा 3। अब गुणा कर देते हैं आपस में, यही जो गुणा आएगा वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर आपका क्या आ जाएगा, जो भी है, 5 तिया 15 और तिया 45, आ गया है उत्तर 45।
अब आप लोग बताइए क्या किस ऑप्शन में आपको 45 दिख रहा है? 45 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आप टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। क्यों लगाना यूक्लिड प्रमेय ऐसे सवालों के लिए जहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं? चलिए ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में लिखा जा सकता है? जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। पहला है ऑप्शन 2q+2, दूसरा ऑप्शन है 4q+1, तीसरा ऑप्शन है 6q+2 और चौथा ऑप्शन है 8q+2। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए इसको बोर्ड पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन बोर्ड पे दिख रहे हैं, 2q+2, 4q+1 और 8q+2, 6q+2। हमें बताना है इनमें से कि कौन सी जो संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम पूर्णांक है। इतना आसान सवाल है। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे तो ये कितना है, 2। पहले हमें सम और विषम संख्या बताइए। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कट जाए या तो फिर जिनके इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं जिनके इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 के अलावा अंकार है, वो सब क्या होंगी, विषम होंगी। अब क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 3-4 बातें कि अगर हम सम में सम जोड़ें, सम में हम सम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या। अगर सम में हम लोग विषम जोड़ते हैं, सम प्लस विषम, तो हमें प्राप्त होती है विषम संख्या। और अगर हम विषम में विषम जोड़ते हैं, विषम प्लस विषम, तो हमें प्राप्त होती है सम संख्या। हम लोगों ने इतना पढ़ रखा होगा। उदाहरण के लिए आपको दिखा सकते हैं कि अगर सम कोई ले लिए 2 और दूसरा हम सम ले लिए 6, 2 और 6 जोड़ दिए तो 8 आया, जो कि एक सम संख्या है। अर्थात सम प्लस सम बराबर क्या हुआ, सम हुआ। और सम प्लस विषम वाला मान लीजिए, सम ले लिए 2, विषम ले लिए 5, तो 5 2 7 आया, जो कि 7 क्या होती है, विषम होती है। अब हम तीसरा को देखते हैं। विषम ले लिए 3 और एक विषम और ले लिए 5, मान लीजिए 5 और 3 8 आया, 8 क्या है, सम है। अर्थात अगर हम सम में सम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें सम मिलेगा। सम में अगर हम लोग विषम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें विषम मिलेगा। अगर विषम में विषम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 भी सम है और ये भी 2 सम है, यानी सम प्लस सम बराबर क्या होगा, सम, यानी ये विषम है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ है क्या, सम, 4 क्या है, सम है और 1 क्या है, विषम है। अगर सम प्लस विषम करेंगे तो अब ये हम आप लोगों को बताए हैं कि विषम प्राप्त होगा। यानी कि विषम संख्या आपकी कौन सी दिख रही है, ये है ना। और नीचे वाला तीसरा देख लीजिए, 8 सम है और 2 भी सम है। सम प्लस सम बराबर क्या होता है, सम, यानी ये बिल्कुल नहीं है। और चौथा भी देख लीजिए, ये भी 6 भी सम है और 2 भी सम, यानी सम प्लस सम बराबर सम प्राप्त हुआ। ये भी आपका विषम नहीं है। तो बचा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, उसको लॉक किया जाए। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न में आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। पहले आप लोग प्रश्न पढ़िए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि रैखिक बहुपद क्या है। हम आपको रैखिक बहुपद भी करना सिखाएंगे, उसके साथ ये ऑप्शन क्या है वो भी सिखाएंगे, ताकि अगर आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए तो उनको भी आप लोग आसानी से हल कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए रैखिक होता क्या है, हम 2-3 बातें बताते हैं।
रैखिक क्या होता है? देखिए, ऐसा समीकरण जिसके चर पद, चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये जो होता है चर होता है, और गिनती जो होती है 1 2 3 4 5, जो बार बार बदलती रहती है, ये क्या होती है? अचर पद। तो यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे, जो चर पद हो, अगर चर पद की घात में कितनी हो? चर पद की घात 1 हो, 1 घात, चर पद की अधिकतम घात 1 हो, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रैखिक। जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे चर पद है यक्स, यहाँ इसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको? 2। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, जिसकी वजह से यहाँ क्या है? रैखिक नहीं है। अगर 2 है तो कहलाएगी द्विघात। द्विघात, त्रिघात, द्विघात क्या होगी? जिसकी घात कितनी होगी? 2। और जिसकी घात 3 होगी वो क्या होगी? त्रिघात। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर चर पद दूसरे ऑप्शन में देखिए तो कितना दिख रहा है? अधिकतम कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात चर पद की अगर 1 है, तो वह समीकरण क्या होगा? आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि वह रैखिक होगा। तो ये ऑप्शन बी में आपको मिल गया। अगर आगे के ऑप्शन आप देखिए तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, यानी कि रैखिक नहीं, त्रिघात है। चौथा ऑप्शन देखिए 4 है, तो ये चतुर्थ घात कहलाएगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि यदि चर पद की घात अधिकतम 1 है तो वो रैखिक होगा। और यही पूछ लेता द्विघात कौन सा है, तो आप लोग क्या बताते? यहाँ पे अधिकतम घात इसकी 2 है, इसलिए द्विघात ये होता। और रैखिक पूछा था तो ये है, त्रिघात पूछ लेता तो ये है ना। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में देखिए क्या है। चौथे प्रश्न में हम आप लोगों को देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समपाती रेखा के लिए लागू होता है? देखिए, हम आप लोगों को 3 चीजें बताते हैं। पहला चीज देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हम लोग ऑप्शन उतार के आपको देखिए, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा होगा, जो रैखिक समीकरणों से संबंधित, वहां पर 3 तरीके की रेखाएं होती हैं, जिसमें एक अद्वितीय हल हो, या फिर कोई हल ना हो, या फिर अनंत हल। तो उसको हम लोग सादी ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। हम उसके लिए आपको ट्रिक बनाए हैं, और उस ट्रिक के हिसाब से इसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, तीनों एक साथ क्लियर कर दे रहे हैं हम आपके लिए। देखिए, पहली होती है संपाती। संपाती। दूसरी होती है समांतर। और तीसरी होती है प्रतिच्छेदी। देखिए, संपाती रेखाएं जो होती हैं, संपाती का मतलब क्या हुआ? जैसे एक रेखा है, उसके ऊपर फिर दूसरी रेखा है, ऐसे ही चलती चली जा रही है, तो दोनों लगातार मिलती रहती है, हमेशा एकदम एक के ऊपर एक लेयर रहता है, हमेशा मिल रही होती है। इसके कारण इसके हल जितने भी होते हैं, जब 2 रेखाएं मिलती हैं तभी उनके हल होते हैं। और संपाती रेखाएं हर एक बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही होती हैं और आगे की तरफ चलती चली जाती हैं, जिसके कारण इसके अनंत हल होते हैं। तो संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल। और समांतर रेखाएं आप लोगों ने देखा होगा, समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी 2 रेखाएं जो कभी भी आपस में ना मिले, बीच में हमेशा दूरी बराबर हो। जैसे इस रेखा के बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर आगे यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर जहाँ तक हम खींचते चले जाएंगे वहां 5 ही रहेगा, यानी कि दूरी कम नहीं होगी। और जब दूरी कम नहीं होगी तो ये रेखाएं ही नहीं मिलेंगी, और जब रेखाएं नहीं मिलेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बनेगा, और जब प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बनेगा तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कोई हल नहीं। फिर देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु पे, दो बिंदु पे एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करे,
तो इसके एक हल होते हैं, यानी जिसका एक हल होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जैसे ये अगर कट करती है किसी एक बिंदु पे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इनके लिए क्या समीकरण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम चारों ऑप्शन ही कहिए आपके लिए उतारते, ध्यान से सुनिए। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो होता है हल वो क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और इस वाले में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बट नॉट c1 बटा c2। अब इसको हम सादी ट्रिक से कैसे समझें, देखिए मान लीजिए दो लोग हैं जिनकी शादी होने वाली है। एक बात बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये जो है, ये मान के चलिए जो बराबर है ये शादी वाला है। अगर बीच में कट गया यानी कि आप लोग शादी करने के लिए अन्य लड़की ना लाएं। क्यों? क्योंकि इसका पहले से ही एक हल है, यानी इसका पहले से ही एक शादी हुआ है, यानी इसका क्या है, एक पहले से ही हल है, एक अद्वितीय हल, यानी कि इसका और कोई हल ही नहीं हो सकता, एक अद्वितीय हल। अब मत लाइए दूसरा, यहाँ पे देखिए ब्रेकर लग गया है। जबकि अनंत हल वाले में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए समांतर रेखा में नहीं, समांतर रेखा में होता है ये वाला, यहाँ पे कट होता है, यानी कि अभी तो खुला है फिर बाद में बंद हो जा रहा है। और अनंत में क्या है, यहाँ भी खुला है यहाँ भी खुला है, यानी कि लाते रहिए लाते रहिए लाते रहिए, जितने भी लाएंगे मतलब कि अनंत बार लाइए, जितना बार शादी करवाना है उतना बार, यहाँ पे गेट हमेशा हमेशा के लिए खुला है, लाते रहिए, है ना। तो प्लीज कोशिश करिए समझने का, ऐसा कुछ होता नहीं है पर हम रिलेट करने के लिए दिखाए हैं। तो इस ऑप्शन में आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा संपाती रेखा के लिए, आप लोग देखिए यहाँ पे संपाती रेखा के लिए ऑप्शन नंबर ग दिख रहा है आपको, वही उत्तर होगा। फिर हम प्रश्न 4 देखते हैं, नहीं प्रश्न 5 देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac मूलों से संबंधित है। देखिए पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर, इससे बड़ा है क्या 0। तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, या समान होंगे, या सभी होंगे। ऑप्शन आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, हम आपको तीनों चीजें एक साथ क्लियर करते हैं। देखिए जब भी हम मूल की बात करते हैं तो मूल के लिए होता है विविक्तकर, और विविक्तकर को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, डी से। डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए तीन कंडीशन बताते हैं। अगर डी का मान बड़ा है 0 से, देखिए नंबर सिस्टम पे हम संख्या पद्धति में आपको एक संख्या रेखा दर्शाते हैं। संख्या रेखा में आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, बीच में होता है 0 और बाएं साइड -1 -2 -3 -4, और ये सारी जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं या ऋणात्मक रेखाएं। 0 के इस साइड होता है क्या, धनात्मक संख्याएं, और इन्हें आप वास्तविक भी कह सकते हैं। और बीच में रहता है 0, यानी 0 इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, दोनों साइड से 0 बीच में रहता है। तो इसके लिए भी आप रिलेट करिए। देखिए अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ, यानी 0 से बड़ा कब होगा, जब धनात्मक साइड होगा, और जब धनात्मक होगा तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगी।
और जब वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं इसके वास्तविक मूल है। यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या है? वास्तविक। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा होगा 0 से तो इसके मूल क्या होंगे? बराबर। और यही चीज ध्यान से सुनिए, अगर डी बराबर 0 है, 0 तो बीच में था यानी दोनों तरफ से बराबर दूरी पे था, तो इसके मूल भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे, क्योंकि 0 बीच में होता है तो इसके मूल क्या होंगे? बराबर। और अगर डी का मान छोटा होगा 0, यहाँ डी आप लोग समझ रहे हैं ना, डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 0 से छोटी संख्या ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं जब होंगी तो हमें क्या प्राप्त होंगे? काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, और दोनों अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, काल्पनिक और अलग अलग मूल। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को कहाँ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दोनों भिन्न मूल होंगे, दोनों देखिए ऑप्शन नंबर ग में देखिए, कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। वास्तविक मूल अगर नहीं प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा? जस्ट इसका उल्टा, यानी काल्पनिक मूल प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर जो है बड़ा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी क्या है? बड़ा है 0 से। और अभी बताया अगर डी 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर ग आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि इसके कोई भी वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं, जांच कीजिए कि उनके मूल सॉरी देखिए 7वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न आपसे पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? दुनिया का कोई गधा इंसान नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे प्री बोर्ड में खुद ही नंबर कह रहा है कि तुम मुझे ले लो, फिर भी नहीं ले पा रहे हो, तो फिर दुनिया के सबसे गधे इंसान हो। अरे यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग भी जानते होंगे कि कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको? ये एक ऑप्शन नंबर क में। तो आप लोग लगा लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 8 पढ़िए, कोसेक टी अंश का मान पूछा है। कोसेक टी अंश का मान पूछा है, सभी को याद होगा। साइन 30 का कितना होता है? साइन 30 का होता है 1/2। कोसेक क्या होता है? साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन का जस्ट उल्टा, यानी कि जब उल्टा करेंगे तो 2/1, एक से किसी भी संख्या में भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कोसेक टी अंश का मान कितना है? 2 है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिना याद किए हम इस टेबल को अपने आप बना लें ट्रिक से, तो उसके लिए कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक 2 मिनट का स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि आपको बिना याद किए टेबल अपने आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी, अगर आपको दिक्कत है तो। चलिए प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। बिंदु 7, 1 और 3, 5 के बीच की दूरी। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग भी इसे कर सकते हैं। देखिए इसके बीच पूछा है 7, 1 और 3, 5 के बीच की दूरी पूछा है। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग जानते होंगे, दो बिंदु अगर हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना? तो यहाँ पे x1 कौन सा है? पहला वाला x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है आपका। मान रख के हम लोग देखते हैं, x1 कितना है? 7, x2 कितना है? -3, होल स्क्वायर इसका करते हैं हम लोग, प्लस y1 कितना है? 1, y2 कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर, और 1 में से 5 गया तो यहाँ भी -4 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 4 का स्क्वायर होता है कितना, माइनस का भी अगर वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, क्योंकि देखिए स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या में 2 बार गुणा, और माइनस माइनस 2 बार आया तो प्लस हो गया। तो 16 16 2 बार आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 16, 16 दूना 32 ही होगा। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, 2 अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, और अंडर रूट में 2 रह गया तो रह गया। इस ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर का पहला है। चलिए 10वां प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और जिसका केंद्र 2, -3 और -3, 4 है। 10 नंबर सवाल पढ़िए, इसमें एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बी बराबर 1, 4। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र क्या था, 2, -3, और व्यास क्या है, ए से लेकर बी तक। और ध्यान से सुनिए, बी का मान दिया है 1, 4। हमें बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। मस्त सवाल है, चलिए कैसे हल करते हैं। देखिए इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है हम लोग बाई आसन चले जाएं, क्योंकि देखिए ये केंद्र है और केंद्र से लेके यहाँ तक बिंदु बी तक क्या होगी, एक दूरी होगी, यानी परिधि तक। बिंदु केंद्र से लेके बी तक के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। फिर इसी प्रकार से यहाँ केंद्र से लेकर ए तक भी त्रिज्या होगी, और एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितना दूरी हमें 2, -3 के बीच है उतना ही 2, -3 और 1, 4 के बीच है, उतना ही 2, -3 और बिंदु ए के जो भी निर्देशांक होंगे उनके बीच की दूरी यही होगी। तो हम लोग पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा। और बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 का मान 2 है और यहाँ x2 का मान 1 है, यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है, -3, y2 कितना है, -4 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, -3 - 4 -7 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 और 7 का होल स्क्वायर 49, 49 और 1 कितना हो गया, 50 करनी में। और 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 25, और 25 का हमें वर्गमूल पता है कि 5 होता है √2। अब देखिए कि इसके साथ ही इतना है उत्तर आता है। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए देखिए यहाँ 2, -3 और 3, 8 का लेते हैं। तो देखिए x1 की जगह पे 2, x2 की जगह पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे -3, y2 की जगह पे 8 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और -3 -8 -11 का होल स्क्वायर 121, यानी कि 121 और 122 आने वाला है नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 3, 8 है दूसरा ऑप्शन, कि इसके साथ 2, -3 के साथ। देखिए x1 3 -2, 3 में से 2 गया तो 1 का होल स्क्वायर, और y1 कितना है 8, माइनस y2 कितना है -3, पहले से ही है, नहीं नहीं प्लस है, देख लेते हैं 1 मिनट, हाँ माइनस है। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 और 8 3 11 121, यानी ये भी आने वाला नहीं है। तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए x1 2, x2 3
का होल स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ -3, माइनस यहाँ पहले से है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे +10 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 गया तो -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, प्लस 10 में से 3 गया तो 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 और 1 कितना हो गया? 50। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो यहाँ से 2 कामा -3 और 1 कामा 4 के जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी? √50। तो हमारा उत्तर यही होता है, इसको ऑप्शन हम लोग लगा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के, देखिए हम लोग बनाते हैं, पहले इसको मिटा दें। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कहीं से भी डाली जा सकती है, ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, त्रिज्या तो त्रिज्या होती है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर केंद्र O से OQ बराबर PQ। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं और स्पर्श रेखा, और यहाँ तक ध्यान से देखिए। स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त को टच करते हुए जाती है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बन रहा होता है वो 90 बन रहा होता है। और यहाँ पे जो दिया है O से लेकर Q तक, मान लीजिए बिंदु Q है, केंद्र O है, ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? यही जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा बिंदु P से लेकर Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि जो जहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है वहाँ बनता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो PQ केंद्र से जाने वाली रेखा बिंदु O पर आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा होगा कि समकोण त्रिभुज हम एक बना देते हैं। समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, यहाँ 90 होता है और 90 के नीचे वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है आधार, और जो एक खड़ी वाली भुजा होती है उसे कहते हैं लंब, और 90 के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ये 90 है और इसके सामने वाली भुजा जो ये O से लेकर Q तक है, OQ क्या है? कर्ण है। और जो एक खड़ी भुजा है ये त्रिज्या, कुछ भी मान सकते हैं, इसको आधार भी मान लीजिए, क्योंकि इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें कर्ण बस कभी नहीं बदलता है, यानी कि ये मान लीजिए आधार है और ये लंब है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, लंब का स्क्वायर यानी कि P से लेकर Q का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी P से लेकर O तक का स्क्वायर होता है किसके बराबर? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? 90 के सामने वाली भुजा OQ, OQ का स्क्वायर। अब PQ का मान कितना? PO का मान 5 है, देखिए PQ का मान कितना है पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। और PO का मान 5 है, तो 5 स्क्वायर था तो स्क्वायर। OQ का मान कितना है? 12 स्क्वायर, तो स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 12 का स्क्वायर 144, इधर प्लस 25 है इधर भेजिए तो -25 हो जाएगा। PQ का स्क्वायर बराबर कितना? 144 -25, 144 में से 25 गया तो 119, और इधर स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो अंडर रूट बनाएगा। अंडर रूट 119 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर घ। तो आपका उत्तर अंडर रूट 119 ऑप्शन नंबर घ के हिसाब से उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 हम लोग पढ़ेंगे। 90 अंश के कोण पर चाप की लंबाई क्या है? देखिए
आप लोगों ने त्रिज्यखंड वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। अगर कोण थीटा हो तो क्षेत्रफल का सूत्र, एरिया का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। और चाप की जो लंबाई होती है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटे में 360। तो हमें चाप ही तो निकालना है। यहाँ थीटा दिया है आपका 90, बस इसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे रखते हैं हम लोग 2 पाई आर और थीटा की जगह पे 90 बटे में 360। 90 कम 90 चौका 360। आपको 1/4 2 पाई आर। आपको ऑप्शन में कहा क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर घ अगर आप लोग देखेंगे तो 1/4 2 पाई आर ऑप्शन दिख रहा है। उत्तर हो गया। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दो तीन बातें बता रहे हैं। अर्ध पहले गोला क्या होता है, फुटबॉल हो गया या जो भी भरतू चीजें होती हैं, जैसे गेंद हो गया, आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आयतन होता है उसे कहते हैं गोला। और गोले के लिए होता है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ गोला का नहीं, अर्धगोला का पूछा है। अर्धगोले के लिए मान लीजिए हम अर्धगोला काट दिए यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ ऐसा अर्धगोला गेंद टाइप का ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आधा गोला दिख रहा है, ऊपर एक वृत्त दिख रहा है। तो अर्धगोले का यानी आधा, 4 का आधा कितना 2, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। फिर ऊपर वाला हिस्सा भी देखिए एक वृत्त दिख रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर और कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क में 3 पाई आर स्क्वायर आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए प्रश्न 15 हम लोग पढ़ते हैं। एक गोले का व्यास 7 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए नहीं, देखिए यहाँ एक गोले का व्यास 7 सेमी है तो लगता है ये प्रश्न ही मिसप्रिंट है। आयतन वायतन कुछ भी हो, बहुत आसान है। त्रिज्या आर दिया ही है 7, अगर आयतन पूछता तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग आसानी से निकाल लेते, आर का मान रख देते। और यहाँ पे 4/3 पाई का मान जो भी होता है 22/7, आर का मान 7 गुणा 7 गुणा 7 जो भी होता है कट पीट कर लेते। आयतन पूछा होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता 4 पाई आर स्क्वायर, तो भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन इसमें प्रश्न ही नहीं दिख रहा है तो के बाद, इसलिए हो सकता है पेपर है आप ये मतलब प्री बोर्ड है मिस प्रिंट हो गया हो। तो आप लोग इसको देख लीजिए, आर दिया एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, सूत्र आपके सामने है, रख के निकाल सकते हैं। प्रश्न 16 देखिए, प्रश्न 16 क्या है, 1/में एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर है 1/9। तो हमें एक्स का मान बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो तिरछे पे ऐसे गुणा हो जाता है, 9 का गुणा 1 में हुआ तो 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। इधर प्लस 5 है, उधर भेजेंगे -5। 9 - 5 बराबर एक्स स्क्वायर। 9 में से 5 किया तो 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना, उधर 4 स्क्वायर में था, इधर अंडर रूट में, और जब वर्गमूल से बाहर निकला तो +-2। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, ख नंबर +-2 दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा। प्रश्न संख्या 17 है, साइन स्क्वायर थीटा +1/1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एक और सेक स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा +1/1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने पहले पढ़ चुका होगा, सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर बराबर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है।
यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में बदल गया, और सेक स्क्वायर अगर ऊपर जाता है तो कास में बदल जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े हैं, पूरी दुनिया जानती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। एक होता है। हो गया उत्तर। कौन सा ऑप्शन सही है? एकदम आसान सा सवाल था। 17 नंबर हो गया। 18, एक गोले का व्यास डी है तो गोले का आयतन क्या होगा? बहुत ही आसान ये भी सवाल है। व्यास गोले का दिया है, व्यास दिया है डी, तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, व्यास बटे में 2, यानी डी बटे में 2, और आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की जगह पे d/2 है, d/2 का क्यूब। 4/3 पाई डी का क्यूब बटे में 2 का क्यूब कितना? 8। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? कट पीट कर दिया होगा। 4 एकम 4 दूना 1 बटा में 2 तिया कितना हो गया? 6, और पाई डी क्यूब ऑप्शन नंबर किसी में दिख रहा हो तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। एक बट नहीं नहीं नहीं, घ में दिख रहा है। 1 बटा में 6 पाई डी क्यूब। चलिए 19 नंबर सवाल मस्त सवाल है, देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल, इसको मिटा देते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कहता है? 19 नंबर सवाल, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। मस्त सवाल है एकदम। देखिए, दो उधर गुणे में इधर भेज देते हैं तो बटे में हो जाएगा। cos 3 थीटा बराबर 1/2, और क्या किसी के cos में 1/2 होता है? आप लोग सब लोग जानते होंगे cos 60 बराबर 1/2 होता है। तो cos 3 थीटा बराबर cos 1/2 की जगह पे रख लेते हैं 60। cos एक साइड का कैंसिल हुआ, 3 थीटा बराबर 60। 3 उधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 60/3 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 उत्तर। तो थीटा बराबर 20 अंश किस ऑप्शन में दिख रहा है? घ में। लास्ट सवाल बहुविकल्पी का। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k के मूल समान है तो k का मान हमें बताना है। देखिए ध्यान, 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो हमें k का मान बताना है। आप सभी लोग जानते हैं मूल बराबर कब होते हैं? जब d बराबर 0 और d का मान होता है b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे a है पहला वाला 3, b है दूसरा वाला -6, c है आपका k। रखते हैं हम लोग। b का मान कितना है? -6, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, -4, a का मान कितना है? 3, और c का मान कितना है? k बराबर 0। 36 बराबर कितना? इधर 4 तिया 12, इधर भेज देंगे प्लस का 12 की, 12 इधर गुणे में, उधर भेजेंगे बटा में हो जाएगा। 36 बटा में 12, और 12 तिया 36, तो k का मान कितना आ गया आपका? 3। किसी ऑप्शन में अगर दिख रहा हो तो उसको लॉक करिए। क में दिख रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा सेशन लगा। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के कराए गए। हो सकता है आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी ऐसे ही वीडियो या फिर जो भी हो सकेगा तो हम आपके लिए, जैसे कि प्रमेय हो गया, प्रमेय और सारी चीज़ें सरल तरीके से लाने का कोशिश करेंगे। चलिए बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय सिया राम।